नमस्कार। आज एक खबर आई कि उज्जैन के कुख्यात देशमुख हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर श्रीपाद देशमुख और एक अन्य डॉक्टर सुरेश शर्मा पर चिकित्सा में लापरवाही बरतने पर धारा 304A के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। मामला 17 अप्रैल का बताया जा रहा है। नजर अली मार्ग निवासी वकील महेंद्र जैन के पुत्र देवेंद्र जैन को उपचार के लिए देशमुख हॉस्पिटल में नानाखेड़ा में भर्ती कराया गया था। अप्रैल में 17 अप्रैल की बात लगभग बताई गई है। यहां पर होम्योपैथी डॉक्टर सुरेश शर्मा ने एलोपैथी पद्धति से संबंधित मरीज का इलाज किया, जबकि अस्पताल के पास होम्योपैथिक पद्धति से इलाज करने का लाइसेंस ही नहीं था। 21 अप्रैल को बहरहाल देवेंद्र जैन ने दम तोड़ दिया। इसके बाद कुछ समय पूर्व एक अन्य महिला मीना धाकड़ की मौत का मामला भी सुर्खियों में रहा। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन थे उसकी कालाबाजारी का आरोप भी इसी हॉस्पिटल के कर्मचारियों पर लगा था। हम ये भूल जाते हैं कि इस हॉस्पिटल का नाम देशमुख हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है। यहां मरीजों पर इलाज कम और उन पर रिसर्च ज्यादा होता है। अब सवाल ये उठता है कि इन वकील साहब के सुपुत्र की तरह न जाने कितने परिवारों के साथ ऐसा हो चुका है। जैसे जैसे सरकारें स्वास्थ्य सेवाओं से पल्ला झाड़ती गई, ऐसी त्रासदियां आम होती चली गई हैं। लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार तो दूर, बेहतर इलाज भी अब सरकारें मुहैया नहीं करा सकी हैं। तो सरकारों ने ये जिम्मा प्राइवेट सेक्टर पर डालना शुरू कर दिया। इस तरह अब चिकित्सा सेवा के बजाय हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज और मेडिकल टूरिज्म, ये मामला मेडिकल टूरिज्म में तब्दील हो गया। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारों ने पल्ला झाड़ने और चिकित्सा के क्षेत्र में इसको मुनाफे का धंधा बनाने का काम शुरू कर दिया। अब हालात कैसे पैदा हो गए, ये जानने के लिए किसी सरकारी अस्पताल से गुजर कर देखिएगा। बिस्तरों से ज्यादा मरीज बरामदों पर या फुटपाथ पर नजर आएंगे। हम ऐसे देश में हैं जहां पर लगभग 65 से 70% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस का सहारा आज भी नहीं है। सरकारी अस्पतालों की दुर्दशा के चलते प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना लोगों की मजबूरी बन गया है। कोरोना काल में देश भर में हमारी लचर चिकित्सा व्यवस्था का पूरा नजारा आपने अपनी आंखों के सामने देखा होगा या आपकी आंखों के सामने से गुजरा होगा। इस लिहाज से हमारे यहां मरीजों की तुलना में आधे से अधिक बेड की कमी है। लिहाजा सरकारों की कुछ स्वास्थ्य योजनाएं अभी भी कुछ वर्षों से जमीनी धरातल पर दिखी जरूर है, लेकिन आयुष्मान योजना जैसी कुछ योजनाओं का लाभ अब भी जिस गरीब तबके तक पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसा अभी नहीं बल्कि कई दशकों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह की सरकारों को स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देना चाहिए था, ध्यान नहीं दिया गया। इनके अलावा सरकारों ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की रफ्तार भी बहुत धीमी रखी, जिसका फायदा निजी सेक्टर ने बखूबी उठाया। इन अभावों के बीच हमारी आंख तब खुलती है जब एम्बुलेंस के बजाय कोई अपने कंधे पर लाश ले जाता हुआ दिखे या अस्पताल के फर्श पर प्रसव होने जैसी घटनाएं घटित हो जाएं। सही इलाज किए बगैर जब कोई नामी प्राइवेट अस्पताल 15 लाख का बिल थमा दे या जीवित को मृत बताकर उसके परिजनों को सौंप दे या फिर मौत हो जाने के बाद बिल न चुकाने की स्थिति में गरीब को उसके परिजन की लाश भी नहीं दी जाए, तो फिर कैसा लगता होगा। जब इसी शहर में इलाज के नाम पर सैकड़ों महिलाओं के यूट्रस निकाल दिए जाए, यह आपने खबर पड़ी होगी एक अस्पताल की, और उन्हें मातृत्व सुख से वंचित कर दिया जाए, तो फिर इस पूरी अव्यवस्था की कलाई खुलने के बाद भी सरकार चुप रहे या उन्हें सरकार और प्रशासन अपने हितों के चलते शेल्टर दे, तो फिर न्याय की बात तो बहुत दूर या बेमानी सी लगती है। आपको यह बता दें कि पिछली सरकारों ने इन निजी अस्पतालों को खोलने के लिए सालाना 1 रुपए जितनी मामूली दरों पर जमीनें लीज पर दे रखी हैं। आप पता करेंगे तो यह मालूम होगा कि न जाने कितने अस्पताल इसी तर्ज पर उज्जैन में भी खुले हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इन प्राइवेट अस्पतालों ने गरीब मरीजों से पल्ला झाड़ने की तमाम तरकीबें आजमाई हुई हैं।
कभी आय के प्रमाण पत्र के नाम पर तो कभी फ्री इलाज वाले मरीजों को दोयम दर्जे का उपचार देकर उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश की गई। बहरहाल हम विषय की ओर वापस लौटते हैं। उज्जैन के देशमुख हॉस्पिटल में इलाज के नाम पर जान लेने का मामला प्रकाश में आने के बाद आज काफी सरगर्मी रही। दो एक दिन ऐसा माहौल बना रहेगा। भरी सर्दी में यह माहौल बना रहना जरूरी भी है। फिर किसी को न्याय पाने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हमारी व्यवस्थाएं बेहद लचर हैं। किसी अफसर के पास किसी निजी अस्पताल के खिलाफ शिकायत लेकर आप जाइए तो वो दूसरे अफसर पर ढोल ढोल देगा। ऐसा क्यों, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। हमारे यहां पर मरीज एक कस्टमर बनकर उभरा है। निजी अस्पताल वाले पर मरीज पर अब एम्बुलेंस वालों को कमीशन देते हैं। जैसे होटल वाले यात्रियों को अपने जाल में उलझाकर लाने वाले ऑटो चालकों को जो कमीशन देते हैं, वैसे ही एम्बुलेंस वालों का कमीशन अब बंधा हुआ है। बरसों से उज्जैन में एक खेल चल रहा है। कोरोना काल से पहले उज्जैन के सरकारी अस्पताल चरक के आखिरी माले में तो चकला घर तक पकड़ा गया था। चरक से बाहर निजी अस्पतालों में मरीजों को भेजे जाने के कई मामले अखबारों और मीडिया की हेडलाइंस बनी। मरने के बाद भी निजी अस्पताल अपना मनी मीटर चालू रखने के लिए वेंटिलेटर को तरजीह देने का चलन तो बहुत पुराना हो चुका है। इतना नहीं, जिन दवाइयों को मरीज को आवश्यकता ही नहीं होती वो आईसीयू में भर्ती मरीजों को लिखी जाती रही और वो दवाइयां दूसरे रास्ते से मेडिकल पर रिसाइकलिंग का माध्यम बनती रही। और हमको यह मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है, आज एक मामला बना है कि होम्योपैथिक वाले चिकित्सक ने एलोपैथिक पद्धति से इलाज कर एक मरीज को बैकुंठ पहुंचा दिया। पर ऐसे कितने लोग हैं जो न्याय के लिए लंबा संघर्ष कर पाते हैं। हम आपको बता दें कि इस तरह की लापरवाही या मामला प्रकाश में आने के बाद आपको डॉक्टर से मारपीट करने या अस्पताल में तोड़फोड़ करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे डॉक्टरों को कानूनी दायरे में रखकर सबक सिखाया जा सकता है। आप डॉक्टर या हॉस्पिटल, नर्सिंग होम या हेल्थ सेंटर के खिलाफ केस कर सकते हैं। अब धारा 304A में डॉक्टर को इलाज में लापरवाही का दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की सजा और जुर्माने दोनों देने का प्रावधान तय है। हम आपको एक मामला बताते हैं कोलकाता का। कोलकाता का जो ये मामला है, मेरे परिचित वकील साहब श्री रूपम उपाध्याय जी ने अपनी रेफरेंस बुक में से ये निकाला था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बलराम प्रसाद बनाम कुणाल साहा के मामले में फैसला सुनाते हुए AMRI हॉस्पिटल के डॉक्टरों को इलाज में लापरवाही का दोषी ठहराते हुए पीड़ित कुणाल साहा को 6 करोड़ 8 लाख रुपए का मुआवजा, वो भी 6% सालाना ब्याज की दर से देने का आदेश दिया था। अब आपको इन 3 बिंदुओं से इस प्रकरण को समझना होगा। पहला तो यह कि जिस डॉक्टर ने जिस मरीज को इलाज के लिए भर्ती किया है वह उस मरीज का इलाज करने में सक्षम है या नहीं। मतलब ये कि क्या डॉक्टर के पास उस मरीज का इलाज करने की प्रोफेशनल स्किल है या नहीं। अगर उसके पास प्रोफेशनल स्किल नहीं है और उसने पैसे के लालच में या फिर किसी दूसरे इरादे से मरीज को भर्ती कर लिया है तो डॉक्टर को इलाज में लापरवाही का जिम्मेदार माना जाएगा। दूसरा ये कि क्या डॉक्टर ने मरीज को बीमारी के अनुसार इलाज किया है या नहीं। मतलब ये कि अगर किसी मरीज को टीबी है तो उस डॉक्टर को टीबी की ही दवाई देनी पड़ेगी और वह टीबी के मरीज को कैंसर की दवाई नहीं दे सकता। तीसरा यह कि डॉक्टर ने पूरी सावधानी से मरीज का इलाज किया भी है या नहीं। हमारे वकील साहब रूपम उपाध्याय बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता वाले मामले में 210 पन्नों का अपना फैसला सुनाया था। हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 की धारा के तहत इलाज पाना हमारा मौलिक अधिकार है। लिहाजा सरकारी अस्पतालों, निजी नर्सिंग होम और पॉलीक्लिनिक सभी को बेहतरीन इलाज उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। आपको बता दें कि मौलिक अधिकारों के हनन पर कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद की धारा
226 के तहत सीधे हाईकोर्ट या फिर अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ऐसे कितने लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हो पाते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जिनकी कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज छूट गई है वो याद से लगवा लें। और हां, मास्क और सैनिटाइजर आपके लिए बेहद जरूरी है। आपका सेहतमंद रहना भी बहुत जरूरी है। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।